तो आज का टॉपिक है हमारा सिटीजनशिप एक्ट। जो सिटीजनशिप हमने पहले भी पढ़ा था सिटीजनशिप के बारे में, दैट इज पार्ट 2 फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम सिटीजनशिप एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे कि किन ग्राउंड्स पे किसी को इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। ठीक है, तो जो ग्राउंड्स हैं वो मेनली 5 ग्राउंड्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा है? बाय बर्थ। अगर कोई बच्चा यहाँ पे बॉर्न है, ठीक है, तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं? अगर कोई बच्चा यहाँ पे 26 जनवरी 1950 के बाद बॉर्न हुआ था, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली क्या था? इंडियन सिटीजन बन गया था। बट कब तक? 1987 तक वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन था, चाहे उसकी कोई भी नेशनैलिटी थी, बट वो इंडियन सिटीजन था। ठीक है जी। 1 जुलाई 1987 को एक एक्ट आया, उसमें क्या बोला गया कि कोई भी बच्चा जो इंडिया में भी बॉर्न है और आइदर ऑफ द पेरेंट्स, दोनों में से एक पेरेंट जो होना चाहिए वो इंडियन होना चाहिए। ठीक है जी, तो दोनों में से एक पेरेंट इंडियन होना चाहिए। पहले इस कंडीशन में 26 जनवरी 1950 में क्या बोला गया था? कोई भी नेशनैलिटी होगी, ठीक है, बच्चा सिर्फ इंडिया में बॉर्न होना चाहिए तो वो इंडियन सिटीजन होगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या किया गया कि 1 जुलाई 1987 को बोला गया कि एक दोनों पेरेंट्स में से कोई एक जो है वो क्या होना चाहिए? इंडियन सिटीजन होना चाहिए। 2004 2 दिसंबर 2004 को एक और एक्ट आता है जिसमें बोला जाता है कि आइदर ऑफ द पेरेंट्स मस्ट बी सिटीजन, कि दोनों में से एक इंडियन सिटीजन तो होना चाहिए और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, इलीगल माइग्रेंट जैसे बांग्लादेश से आ जाते थे यहाँ पे, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, वो लीगल माइग्रेंट होना चाहिए, उसके पास प्रॉपर अपने पेजेस होने चाहिए। ठीक है जी, कि वो इंडियन सिटीजन है लीगल। सेकंड आता है बाय डिसेंट। बाय डिसेंट किसके लिए होता है? कि पेरेंट्स इंडियंस हैं बट बच्चा जो है वो फॉरेन में बॉर्न हुआ है। अगर बच्चा फॉरेन में बॉर्न हुआ है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? कंडीशंस है कि इफ चाइल्ड बॉर्न बिटवीन 26 जनवरी 1950 टू 10 दिसंबर 1992, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ठीक है जी, अगर 1992 और 1950 के बीच में कोई बच्चा पैदा हुआ था फॉरेन में, तो उसकी रजिस्ट्रेशन, मतलब उसको इंडियन सिटीजनशिप देने के लिए जो कंडीशन थी वो ये थी कि फादर मस्ट बी इंडियन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 10 दिसंबर 1992 टू 3 दिसंबर 2004 एक और एक आया, उसमें बोला गया कि आइदर ऑफ द पेरेंट्स, दोनों में से कोई एक पेरेंट जो होगा वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है जी। थर्ड कंडीशन 2004 में आई, वो क्या था कि कोई भी बच्चा जो 2004 के बाद फॉरेन कंट्री में पैदा हुआ है और पेरेंट्स क्या हैं? इंडियन हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा? विद इन 1 ईयर, बच्चा जब पैदा होता है उसके विद इन 1 ईयर इंडियन कॉन्सुलेट में उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा एज इंडियन सिटीजन। ठीक है जी, तो ये कंडीशन है इसकी कि अगर कोई चाइल्ड है वो बॉर्न है 1950 टू 1992, तो फादर उसका इंडियन होना चाहिए। ठीक है, बाद में क्या किया गया कि आइदर ऑफ द पेरेंट्स कर दिया, या तो मदर या तो फादर, दोनों में से एक क्या होना चाहिए? इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन 2004 में आई थी, ठीक है, कि कोई भी बच्चा अगर 2004 के बाद पैदा होता है फॉरेन में और पेरेंट्स इंडियन है तो उसको विद इन 1 ईयर रजिस्टर कराना पड़ेगा। कहां पे? इंडियन कॉन्सुलेट में। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है? थर्ड जो प्रोसेस है आपका वो है बाय रजिस्ट्रेशन। तो बाय रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि ये मेनली पर्सन मैरिड टू इंडियन सिटीजन, कोई फॉरेन का है, जैसे अदनान सामी थे, वो पाकिस्तान के थे, बट इंडियन लेडीज उन्होंने शादी की थी। ठीक है, और एक तो कंडीशन ये आ जाती है कि मैरिड टू इंडियन सिटीजन, दूसरा क्या है? इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स, मतलब 7 साल से इंडिया में ही रह रहे होंगे। ठीक है, एक तो इंडियन से शादी की होनी चाहिए, दूसरा 7 साल से इंडिया में ही रह रहे हों, उसके बाद ही कोई रजिस्टर इंडियन सिटीजन की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और इसी में एक दूसरी कंडीशन आ जाती है, एक होता है ओसीआई कार्ड। ठीक है जी, जो फॉरेन में सेटल्ड लोग हैं उनके पास अगर उनको ओसीआई कार्ड देती है गवर्नमेंट, मतलब इंडिया में वो कभी भी आ सकते हैं वीजा फ्री। ठीक है जी, लाइफ टाइम के लिए। तो ओसीआई कार्ड होल्डर जो भी होंगे, ठीक है जी, और कितने टाइम के लिए? जिनके पास ओसीआई कार्ड होगा 5 साल से ज्यादा, ठीक है जी, और इंडिया में रह रहे होंगे 12 महीने से ज्यादा, 12 महीने हो गए इंडिया में रहते हुए, रजिस्ट्रेशन से अप्लाई करने से पहले 12 महीने हो गए होंगे अगर, ठीक है जी, और ओसीआई कार्ड होगा उनके पास, तो वो भी इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। तो ये 3 प्रोसेस कौन कौन से आ गए? 2 और बचते हैं। तो 3 कौन से? एक है बाय बर्थ, एक है बाय डिसेंट और एक है बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, फोर्थ मेथड है आपका, जो फोर्थ प्रोसेस है वो है बाय नेचुरलाइजेशन।
बाय नेचुरलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि कोई फॉरेन कंट्री का सिटीजन है, वो इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है, जैसे कि मदर टेरेसा को मिली थी, ठीक है, मदर टेरेसा को मिली थी बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है जी। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? उसके लिए कंडीशन पहली तो ये है कि वो अपनी सिटीजनशिप छोड़ना चाहे अपनी कंट्री की, ठीक है, और इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहे खुद, ठीक है जी। दूसरा क्या है कि आइदर रिसाइडेड इन इंडिया और बीन इन गवर्नमेंट सर्विस फॉर 12 मंथ्स प्रीसीडिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। जब उसने अप्लाई करना है ना नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के लिए, तो उससे पहले 12 महीने वो इंडिया में रह रहा हो या तो किसी गवर्नमेंट सर्विस में हो, ठीक है। तो 12 महीने जरूरी हैं एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने से पहले, ठीक है जी। अप्लाई करने के लिए 12 महीने इंडिया में काटना जरूरी है उसके लिए, और इन 12 महीने से पहले वो ड्यूरिंग 14 साल जो हैं, prior to these 12 months and he has either resided और बीन इन गवर्नमेंट सर्विस फॉर नॉट लेस देन 11 इयर्स। इसका मतलब ये है कि ये जो 12 महीने की बात हो रही है ना, कि अगर जब इसने अप्लाई करना है, ठीक है, सिटीजनशिप के लिए बाय दिस प्रोसेस, तो 12 महीने वो इंडिया में रह रहा हो, 12 महीने पहले ये इंडिया में रह रहा हो, और उन 12 महीने से पहले इंडिया में रह रहा हो 14 साल से, ठीक है, 14 साल से, और या तो किसी गवर्नमेंट सर्विस में हो 11 साल से, ठीक है जी। बोलने का मतलब ये है कि 12 महीने इंडिया में रहा, फिर इसने अप्लाई किया, ठीक है, पर इन 12 महीने से पहले वो अगर गवर्नमेंट सर्विस में होगा तो 11 साल इंडिया में काटे होने चाहिए, और नहीं तो 14 साल इंडिया में काटे होने चाहिए, ठीक है जी। 11 ईयर्स इन गवर्नमेंट सर्विस, और वैसे बात की जाए तो 14 साल, और इस टाइम पीरियड के बाद 12 महीने बिल्कुल यहीं रहा हो, इंडिया में रहा हो, और उसके बाद उसने अप्लाई करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या आता है? उसका अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, गुड कैरेक्टर होना चाहिए उसका जी, ठीक है जी। और 8th शेड्यूल में हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं, और उन लैंग्वेजेस में कोई लैंग्वेज इसको आती है, ठीक है जी। तो इसको नॉलेज होना चाहिए उन लैंग्वेजेस का, ठीक है जी। तो ये कंडीशंस हैं बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसेस की। फिर आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। फॉर एग्जांपल सिक्किम 1975 से पहले सिक्किम वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, बट आफ्टर 1975 इंडिया ने एक्वायर किया सिक्किम को, तो वहां के जितने भी सिटीजन थे जो सिक्किम के थे, ठीक है, वो सब क्या हो गए? इंडियन सिटीजन बन गए। बोलने का मतलब ये है कि जब भी इंडिया कोई टेरिटरी एक्वायर करेगी तो वहां के सिटीजन क्या हो जाएंगे? इंडियन सिटीजन बन जाएंगे, उनको सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो ये 2 मेथड और थे, ठीक है। तो टोटल 5 मेथड ऐसे ग्राउंड्स हैं जिन पे इंडियन सिटीजनशिप किसी को मिल सकती है: बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ओके, दैट्स इट। तो अब हम पढ़ेंगे कि वो ग्राउंड्स जो कि टर्मिनेट कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप को, ठीक है जी। तो टर्मिनेट करने के लिए क्या क्या ग्राउंड्स हैं? तो इसमें 3 ग्राउंड्स हैं: रेनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रिवेशन, ठीक है जी। सबसे पहले आता है रेनंसिएशन। क्या होता है? रेनंसिएशन होता है अगर कोई खुद वॉलंटरली इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ देता है, ठीक है, क्योंकि उसको कहीं और की सिटीजनशिप मिल जाती है, तो वो वॉलंटरली अगर खुद छोड़ना चाहे तो वो इस प्रोसेस से, रेनंसिएशन से इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ सकता है। दूसरा मेथड होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि देखो, इंडिया जो है वहां पे सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है जी। तो अगर कोई पर्सन कहीं और की भी सिटीजनशिप ले लेता है, ठीक है जी, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप जो होगी वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है जी। तो वो होती है टर्मिनेशन, कि कहीं और की सिटीजनशिप ले लोगे तो इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। और रेनंसिएशन में क्या होता? खुद छोड़ी थी इंडियन सिटीजनशिप। थर्ड आता है डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन का मतलब ये होता है कि कोई पर्सन जिसने एक्वायर की हो सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, या वो डिसलॉयल हो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है, या कोई जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही नहीं है, ठीक है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही उस पर्सन की सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर देगी, और उस मेथड को बोला जाएगा डेप्रिवेशन, ठीक है जी। एक मेथड वो आया जिसमें किसी बंदे ने, किसी पर्सन ने खुद अपनी सिटीजनशिप छोड़ी, ठीक है जी।
जो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी सिटीजनशिप अगर कोई पर्सन कहीं और की सिटीजनशिप ले लेता है। और तीसरा डेप्रीवेशन मेथड होता है जिसमें क्या होगा कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, बाय फ्रॉड उसने अपनी सिटीजनशिप जो है वो ली है, ठीक है, बाय फ्रॉड है या डिसलॉयल है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है जी, या और किन्हीं केसेस में पकड़ा जाता है, ठीक है जी, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही उसकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर देगी। तो ये 3 मेथड है, ये 3 ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे सिटीजनशिप आपकी टर्मिनेट हो सकती है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें पढ़ा था हमने कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 में किन ग्राउंड्स पे सिटीजनशिप मिल सकती है। तो मिल किस सकती है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो ये 5 मेथड होते हैं जिनके बेसिस पे आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। और कौन से 3 मेथड है, ठीक है, कौन से 3 ग्राउंड्स हैं जिनसे आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट हो सकती है। तो वो 3 मेथड कौन कौन से हैं, बाय रेनंसिएशन, खुद छोड़ दो, ठीक है जी, बाय टर्मिनेशन, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी, बाय डेप्रिवेशन, गवर्नमेंट टर्मिनेट कर देगी, ठीक है। सो दैट्स इट, ये सिटीजनशिप था, सिटीजनशिप एक्ट था। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।